जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हार्दिक सर स्मार्ट वी कोचिंग क्लासेस। एज यू नो आई एम हार्दिक सर। ठीक है, आज बोलने के लिए स्टार्टिंग में कुछ नहीं था क्योंकि हम लोग नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं जो कि होगा लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा होगा क्योंकि आज कुछ पढ़ाने के लिए ज़्यादा नहीं है, आपको करने के लिए है। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको पहले ही समझा दे रहा हूँ कि यहाँ से क्या हो रहा है कि 8th स्टैंडर्ड में अलग अलग टेक्स्ट बुक्स होती है। किसी के स्कूल में एनसीईआरटी चलती होगी, किसी के स्कूल में कोई अलग पब्लिकेशन की बुक होगी। ठीक है, तो अब आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से थोड़ा सा फॉलो कीजिए। अगले वीडियो से मैं दोनों टेक्स्ट बुक यानी पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल में जो टेक्स्ट बुक चल रही है वो और इधर एनसीईआरटी, ये दोनों को लेके मैं बात करूँगा। तो अभी मैं आपको जो समझाऊंगा वो आप कॉमनली समझो। हर बार समझना कॉमनली है, सिर्फ आपके बुक में कैसा है सीक्वेंस आगे पीछे होता है। ठीक है, अब कैसा होगा मैं आपको बताता हूँ। अब एनसीईआरटी को अगर आप देखोगे तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, सेकेंड में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, फिर थर्ड में न्यूमेरिकल्स आएंगे, फिर फोर्थ में वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, फिफ्थ में न्यूमेरिकल, सिक्स्थ में वर्ड प्रॉब्लम। इस तरह से ऑल्टरनेट वो चला रहे हैं। ठीक है, लेकिन पोद्दार की बुक में अगर आप देखोगे तो एक ही एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल भी है और वर्ड प्रॉब्लम्स भी है। अब वर्ड प्रॉब्लम्स में भी भिन्न भिन्न प्रकार के बेटा वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स जो है वो एज से रिलेटेड है, एज के ऊपर बेस्ड है, कुछ बोट के स्पीड के ऊपर डिपेंडेंट है, कुछ टाइम एंड वर्क से रिलेटेड होंगे। ठीक है, कुछ करेंसी से, डिनोमिनेशन हम जिनको बोलते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे, कुछ जो होंगे वो और मिसलेनियस टाइप के होंगे। तो ऐसे मिक्स रहेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम टाइप वाइज वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे। तो हो सकता है कि किसी को पूरी की पूरी एक्सरसाइज होमवर्क में रहेगी, तो किसी को उस एक्सरसाइज में से कुछ चीज़ें ही होमवर्क में रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को करके जाना है। लेकिन हम धीरे धीरे करके जब पूरा लेसन ख़त्म कर लेंगे तब आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली आपकी सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई है इररिस्पेक्टिव ऑफ द टेक्स्ट बुक। कौन सी टेक्स्ट बुक का है उससे मैटर, उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना है और ये थ्रू आउट द ईयर प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, बहुत सी बार आप लोग क्या बोलते हो अपने पेरेंट्स को, हाँ सर तो आज पोद्दार का ही पढ़ा रहे हैं तो हमको कुछ लेना देना नहीं, हाँ सर तो अब सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं तो हमको तो कोई लेना देना नहीं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। मैं पढ़ा सभी को कॉमनली रहा हूँ। आपके पास अलग अलग टेक्स्ट बुक्स है, उसमें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कंटेंट वाइज, सिलेबस वाइज वही है। सिर्फ अब मैथ्स में ऐसा है कि एक ही टॉपिक के ऊपर आप हज़ारों प्रॉब्लम ले सकते हो। उन हज़ारों में से कुछ 100 प्रॉब्लम आपके बुक में होंगे, कुछ 100 प्रॉब्लम किसी दूसरे के बुक में होंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों का सिलेबस अलग अलग है या किसी का सिलेबस हार्ड है किसी का सिलेबस वीक है। ऐसा नहीं है, सिलेबस इज सेम, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज हो जाएगी या नाम चेंज हो जाएंगे। महर्षि की बुक की अगर आप बात करोगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम एनसीईआरटी के और उनके कॉमन है। कभी कभी तो नाम और वैल्यूज़ भी कॉमन हो जाती है, इतनी सिमिलैरिटीज़ हैं। तो ऐसा नहीं है, आप सभी लोग इंडिया में पढ़ रहे हो, सीबीएसई पढ़ रहे हो, एक ही बोर्ड को पढ़ रहे हो, तो सिलेबस अलग होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। थोड़े से वेरिएशंस हैं तो आप इसमें अपने पेरेंट्स को मिसगाइड मत करें। ये हर साल होता है और हर साल मुझे एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है पेरेंट्स को। और अगर ये वीडियो पेरेंट्स देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इस बात को समझ लीजिए, और नहीं देख रहे हैं तो इतना सा क्लिप जो है आप पेरेंट्स को दिखा दो कि हार्दिक सर ने बोला है कि इतना क्लिप आपको दिखाया जाए, तो आप इतना प्लीज़ बता दो उनको। तो पेरेंट्स प्लीज़ आप अपने बच्चों के द्वारा मिसगाइडेड मत रहिए। कुछ भी लगता है आपके बच्चे कुछ बोलते हैं तो आप मुझसे कंसल्ट करिए और चीज़ें क्लियर कर लीजिए। ठीक है, मैं एनी टाइम अवेलेबल हूँ। ठीक है, आप मुझे कभी भी कॉल करके पूछ सकते हो जो भी आपकी क्वेरीज है वो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। पहले तो हम लोगों को इस टाइटल को देखना पड़ेगा। वैसे तो आप टाइटल यहाँ ऊपर देख सक रहे हो, मैं फिर से लिख रहा हूँ, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो टाइटल में 1, 2, 3 और 4 वर्ड्स हैं। इन वर्ड का हमको कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 वर्ड्स हैं, चारों वर्ड का हम लोगों को पहले मीनिंग समझना है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे। अब आपने ये लेसन 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है तो कुछ नया नहीं है, बट आपने कभी भी लेसन का मीनिंग पढ़ा होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। किसी ने आपको अगर पढ़ाया हुआ है तो मैं उस टीचर को सैल्यूट करता हूँ, नहीं है तो यहाँ देखो आप मुझे सैल्यूट कर लेना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, सबसे पहले बात आती है, यहाँ पे हम आएंगे पहले इक्वेशंस पे। व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन एंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन।
इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। आपने ये दोनों भी शब्द 7th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, कोई नए शब्द नहीं है, ठीक है। किसी को पता है तो वीडियो को पॉज करो और कमेंट में लिख दो कि हाँ हमको इसका डिफरेंस पता है और क्या होता है। मैं आंसर अब बताऊंगा, ठीक है। चलिए देखो, एक्सप्रेशन या इक्वेशन में एक छोटा सा डिफरेंस है। पहले हम बात करते हैं एक्सप्रेशन क्या होता है। तो बेटा एक्सप्रेशन एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। एन एक्सप्रेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इसको आप बहुत सी बार अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हो, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही हम वर्ड ले रहे हैं एक्सप्रेशन। तो एन एक्सप्रेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब मैथमेटिकल स्टेटमेंट मतलब क्या? अभी मैंने आपकी जितनी भी चीज़ें बड़बड़ करी अभी तक के यहाँ पे, तो मैंने लैंग्वेज के फॉर्म में बोला आपसे, हिंदी में, ठीक है, कुछ इंग्लिश डाला होगा। सो वेनेवर वी से समथिंग इट बिकम्स अ स्टेटमेंट। जैसे मैं बोलूँ कि सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट, तो ये एक स्टेटमेंट हुआ। तो इसको हम लिखते कैसे हैं? सन राइजेज इन द ईस्ट। मैं थोड़ा उर्दू टाइप में लिख रहा हूँ, ठीक है। हाँ, सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट। अभी चाइनीज़ भी ऐड होगी इसमें, ओके नहीं सॉरी, चाइनीज़ बॉयकॉट है, चाइनीज़ नहीं हुई, कोई और लैंग्वेज ले लो, हाँ जो भी होगी वो ऐड होगी वहाँ पे, ठीक है। पर्शियन ऐड होगी उसमें, ओके। तो ये एक स्टेटमेंट हुआ, सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट इज अ स्टेटमेंट। लेकिन व्हेन आई से कि 3 + 7 बिकम्स 10, तो मैं कैसे लिखूँगा? बोले सर ऐसा, THREE 3 plus 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 7 becomes 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 10 TEN 10, ऐसा? बोले सर ना, ये ऐसा थोड़ी लिखते हैं, हमको तो ऐसा बताया 3 + 7 becomes 10। बोले सर हाँ अब बराबर है। तो अब क्यों बराबर है? क्योंकि ये आपने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा, ये आपने मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा। तो अगर ये स्टेटमेंट है तो ये भी स्टेटमेंट है। तो ऐसे स्टेटमेंट जिसमें हम मैथमेटिकल सिंबल्स, ये सिंबल्स है, 3 इज अ सिंबल ऑफ दिस स्पेलिंग, दिस इज अ सिंबल ऑफ 3, दिस इज अ सिंबल ऑफ प्लस, दिस इज अ सिंबल ऑफ 7 बिकम्स योर इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू है और ये है। समझ में आया? तो हर चीज़ के लिए एक सिंबल होता है मैथमेटिक्स के अंदर में। तो यहाँ पे हम सिंबलिकली इसको लिख रहे हैं 3 + 7 इज इक्वल्स टू 10। तो दिस इज कॉल्ड एज मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब अगर ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होना है तो इसके अंदर हमको और थोड़ा सा रायता फैलाना पड़ेगा। क्या? यहाँ पे हमको वेरिएबल्स डालने पड़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 3 के बाजू में लिख दिया x और यहाँ पे लिख दिया y, नहीं भी लिखा तो 3x + 7y इज इक्वल टू 10। तो ये एक स्टेटमेंट बन गया, ये एक स्टेटमेंट बन गया। मैंने कहा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ऐसा लिखा, इज इक्वल्स टू 4s। तो यहाँ पे मैंने s एक अल्फ़ाबेट डाल दिया और ये 4। तो ये अल्फ़ाबेट्स क्यों डालते हैं? इसलिए डालते हैं क्योंकि वहाँ पे हम लोगों को टेम्परेरीली उसकी वैल्यू पता नहीं होती है, ठीक है। तो वहाँ पे हमने अल्फ़ाबेट डाल दिया, लेकिन वो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट बना, ठीक है। यानी स्टेटमेंट क्या हुआ कि कोई भी स्क्वायर का पेरीमीटर जो है वो 4 टाइम्स दी साइड ऑफ स्क्वायर रहेगा। अब साइड ऑफ स्क्वायर कुछ भी रह सकता है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, तो बढ़ेगा तो उस हिसाब से इसका वैल्यू भी चेंज होगा, बट स्टेटमेंट फिक्स है। तो दिस इज अ स्टेटमेंट, दिस इज अ स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट कैसा होगा? 3 टाइम्स अ नंबर एडेड टू 7 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर गिव्स यू आंसर 10। अब इतना बड़ा स्टेटमेंट मैंने ऐसा लिख दिया, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट को एक्सप्रेशन या इक्वेशन कहते हैं। अब एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फ़र्क क्या होता है? एक इज इक्वल टू का। अगर मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ 3x + 7y, सो दिस इज कॉल्ड एज एन एक्सप्रेशन। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ 3x + 7y इज इक्वल्स टू 15, तो ये बन गया इक्वेशन। यहाँ पे क्योंकि मैंने क्या लिया है? इज इक्वल टू, तो क्या बन गया? ये इक्वेशन। तो फर्क समझ में आया एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बारे में? तो इक्वेशन क्या है समझ गया। अब बात करते हैं लीनियर शब्द की। अब मैंने कहा था वीडियो छोटा होने वाला है, बट मुझे कहीं से भी लग नहीं रहा है कि अब ये छोटा होगा, ठीक है। हाँ, लीनियर शब्द की बात करते हैं। तो लीनियर पे से क्या समझ में आता है आपको? एक लाइन। अभी लाइन का इक्वेशन से क्या लेना देना, तो अब पहले आप समझ लो। ऐसा इक्वेशन जिसमें डिग्री, अब डिग्री क्या होती है? बोले सर जो पढ़ लिख के मिल जाती है बड़ी होने के बाद, ग्रेजुएट होने के बाद, उसको डिग्री कहते हैं। हाँ, वो भी डिग्री हुई। बोले तो थर्मामीटर में जो टेम्परेचर दिखाता है वो डिग्री है, हाँ वो भी डिग्री हुई। लेकिन यहाँ पे हम डिग्री की जब बात करें तो डिग्री का मतलब होता है कि उस स्टेटमेंट के अंदर में जहाँ जहाँ पे भी वेरिएबल्स हैं उनके सिर के ऊपर पावर रहते हैं।
अभी कुछ नहीं लिखा है मतलब हम पावर कितना समझते हैं 1। कभी कभी ऐसा रहता है 3x² + 4x + 8, तो यहाँ पे देखो x को पावर है तो यहाँ पे पावर कितना है 2। तो इस पूरे स्टेटमेंट के अंदर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो रहेगा उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हुई बेटा 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है 2। अब यहाँ पे 3 को पावर 7 रहता तो डिग्री कितनी होती 2 ही होती, क्योंकि मैंने क्या बोला कि यहाँ पे हम हाईएस्ट पावर किसका देखेंगे, वेरिएबल का। ये जो नंबर उसके बाजू में लिखे कोएफिशिएंट्स कहते हैं उसको, उसका नहीं। ये बाकी का डिटेल फिर से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नाम का लेसन है उसमें देखेंगे। अभी फिलहाल हम यहाँ देख रहे हैं इक्वेशन के बारे में। तो शॉर्ट में बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो वेरिएबल रहेगा उसके हाईएस्ट पावर को बोलते हैं डिग्री। तो यहाँ पे डिग्री का क्या बात हो रही है कि एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट या इक्वेशन जिसके अंदर डिग्री जो है, डिग्री यानी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर वो 1 होना चाहिए, 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे x को पावर कितना है 1 और बाकी कहीं पे भी वेरिएबल है नहीं, तो उसका पावर यहाँ पे हाईएस्ट कितना आ रहा है 1। तो डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 1। सो व्हेन द डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज ऑलवेज 1, then such equations are called as linear equations. They are called as linear equations. अभी linear ही क्यों कहते हैं ये बात की बात है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी तो भी। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लीनियर, तो when it is said to be linear, of course इसका लाइन से लेना देना है, लेकिन जब हम ग्राफ वगैरह पढ़ेंगे या देखेंगे आगे तब की बात है। अभी फिलहाल हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि जब भी शब्द लीनियर आता है इक्वेशन या एक्सप्रेशन के सामने, मतलब उसमें रहने वाले सारे वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर, मैक्सिमम पावर कितना होगा 1। वो वेरिएबल वहाँ पे कितनी बार आया है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ पे भी आया है उस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 1 रहना चाहिए। इट इज़ कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ तक हमको समझ में आया क्या, इक्वेशन मतलब बीच में इक्वल टू रहेगा मैथमेटिकल स्टेटमेंट में, और लीनियर शब्द इसलिए क्योंकि उसका हाईएस्ट पावर कितना रहेगा 1। हाईएस्ट पावर को दूसरा शब्द क्या है, डिग्री। ठीक है। So when the equations having degree 1, then such equations are called as linear equations. अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो यहाँ पे डिग्री कितना है 2, तो ये लीनियर इक्वेशन है क्या, नहीं। फिर इसको क्या कहते हैं, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, और बहुत सारे। अभी हम फिर से रुकते हैं लीनियर पे। तो लीनियर इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 है। अब बात करते हैं इन वन वेरिएबल मतलब कि उस पूरे इक्वेशन में एक ही टाइप का वेरिएबल होना चाहिए, दो से ज़्यादा नहीं चलेंगे। जैसे यहाँ पर देखो x और y कितने टाइप के वेरिएबल हैं, 2 टाइप के। यहाँ पे कितने टाइप के वेरिएबल हैं, 1। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ 3x + 5 = 7x - 8, तो यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, बोले 2, तो नहीं, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है। टाइप ऑफ वेरिएबल की बात होती है, यहाँ पे कितने टाइम्स आया है उसकी बात नहीं होती है। तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल, तो ये भी हुआ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पे अभी भी 1 है और एक ही वेरिएबल है, तो ये हुआ लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल। अगले साल आप लोग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स पढ़ोगे, वो तब देखेंगे, तब ऐसे टाइप के आएंगे। ओके, तो अभी फिलहाल हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पे ही सेटल्ड रहेंगे। अब सॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में बात करना है और फिर सॉल्व एग्जाम्पल्स देखना है। मैं बोर्ड क्लीन कर रहा हूँ। चलिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है, अगर मैं ऐसा पूछता हूँ तो आप में से बहुत सारे लोग अपने मन में बोल रहे होंगे सर आंसर। कितने लोगों ने ऐसा सोचा, फिर से कमेंट करके थम्स अप डालो। ठीक है, सर आंसर, मैंने कहा आंसर यानी क्या, तो बोले ये क्वेश्चन, उसका आंसर, आंसर यानी सॉल्यूशन। ना, ये बात गलत है। फिर मैं पूछता हूँ सॉल्यूशन यानी क्या, तो बोले सर x का वैल्यू। मैंने कहा हाँ, कौन सा वैल्यू, कोई भी। तो आधे लोग बोलेंगे सर हमको नहीं पता, आधे लोग बोलेंगे हाँ, आधे लोग बोलेंगे, यानी आधे मतलब कुछ लोग बोलेंगे नॉट श्योर। तो सॉल्यूशन क्या होता है ये मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। सॉल्यूशन यानी बिल्कुल x का वैल्यू ही होता है, लेकिन कौन सा वैल्यू, कोई भी वैल्यू, जी नहीं, कोई भी वैल्यू, जी नहीं। फिर कौन सा वैल्यू, ऐसा वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब बोले सर सेटिस्फाई करना यानी क्या, उसका पेट भर जाएगा, ऐसा बेल्चिंग वगैरह होएगा ना। तो सेटिस्फाई करना यानी क्या, तो अब मैं बोल रहा हूँ सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है कि x का ऐसा वैल्यू जब आप इस इक्वेशन में जहाँ वेरिएबल है वहाँ पर उसके जगह वो वैल्यू पुट करोगे, जैसा यहाँ पुट किया, तो
तो इसका जो आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद, वो आंसर राइट हैंड साइड से अगर मैच कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आती है, तो हम कहेंगे x की उस वैल्यू ने उस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। अगर LHS और RHS इक्वल आता है तो, नहीं आता है तो सेटिस्फाई नहीं किया। और जो वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, सिर्फ उसी वैल्यू को कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, या उसको कभी कभी कहते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन। ये आप अगले साल पढ़ोगे। तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन यानी क्या? ऐसा वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। एंड सेटिस्फाइज मतलब व्हाट? के व्हेन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एट द x इन प्लेस ऑफ x, वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। जैसे अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे दो साइड्स होती है, इक्वेशन में हमेशा दो साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। किसके लेफ्ट में और किसके राइट में? इज इक्वल टू के। ठीक है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ पहले 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। अब मैं यहाँ पर एक वैल्यू रखता हूँ x का से 0, तो डाल के देखो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस 3, तो ये 0 हो गया। 0 माइनस 3 इज माइनस 3। क्या ये वैल्यू RHS से इक्वल आती है? बोले नहीं। तो क्या x इज इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? बोले नहीं। फिर दूसरा कोई और डाल के देखो, तीसरा डालो, 1 डालो, 2 डालो, -1 -2 4 3/5 ऐसा कुछ भी डाल के देखो, सेटिस्फाई हो रहा है? नहीं। तो तब तक डालते रहो जब तक सेटिस्फाई नहीं होता। अब मैं एक और वैल्यू डाल के आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे आएगा 5, तो मैं यहाँ 5 डाल के देखता हूँ। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 3, x की जगह क्या डाल दिया? 5। तो 2 5 से कितना होता है? 10 माइनस 3, तो कितना होगा? 7। तो क्या ये RHS से इक्वल आता है? बोले हाँ सर आता है। तो x इज इक्वल्स टू 5 is the solution of this equation. Why? Because x is equals to 5 satisfies the equation. Understood? अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने डायरेक्ट x is equals to 5 कैसे क्या सिलेक्ट किया, या कोइंसिडेंटली आपने 5 सिलेक्ट किया और यहाँ पे आंसर आ गया? तो द आंसर इज नो। नो, मैंने बराबर एक टेक्निक से उसका आंसर निकाला, और आप भी जानते हो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन पता करने के लिए कितने तरीके होते हैं। सो देयर आर 3 तरीकेज बाय विच यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तरीका नंबर 1 बकवास है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया, एक एक वैल्यू रख रख के देखो, कॉल्ड एज हिट एंड ट्रायल मेथड या ट्रायल एंड एरर मेथड। तो उस मेथड से जब आप डाल के देखोगे तो अगर आपका अच्छा रहा तो कम अटेम्प्ट्स में ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। हो सकता है कि रात भर बैठ के भी करें तो भी आंसर नहीं आ रहा है। इसलिए ये जो हिट एंड ट्रायल मेथड है, ये सबसे पुरानी मेथड है। जब नए नए इक्वेशंस बने थे, इंसान ने सीखा था, तब उसने किया था। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ा, उसको समझ में आया, तो उसने ये मेथड को बैन कर दिया, बॉयकॉट कर दिया। तो ये था हिट एंड ट्रायल। अब नेक्स्ट मेथड जो आता है, दैट इज कॉल्ड एज मेथड ऑफ बैलेंसिंग। ये शायद आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, मेथड ऑफ बैलेंसिंग। अब मेथड ऑफ बैलेंसिंग में क्या होता है, आपको x की वैल्यू इस तरह रख के जाना है, या उस कुछ तो भी इस तरह से करना है कि आप वो बैलेंस कर लो। जैसे ये भी अब डिस्कार्डेड मेथड है, बट जस्ट बता दे रहा हूँ आपको। जैसे ये इक्वेशन है 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हमको x का वैल्यू निकालना है, तो उसके बाजू से सारे नंबर्स को एक एक करके गायब करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाला गायब करते हैं। ठीक है, तो -3 को गायब करना है, तो उसका अपोजिट क्या करना पड़ेगा? +3 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो 2x माइनस 3 प्लस 3 कर दिया इज इक्वल टू 7। लेकिन जब मैंने ऐसा किया तो मैंने मैथ्स के रूल को वायोलेट किया। तो आपको ये बैलेंस करने के लिए इधर भी 3 डालना पड़ेगा। समझ लो कि आपके पास एक बैलेंस काटा है, जिसमें यहाँ पे 1 kg का आपने वजन रखा है और इधर कुछ एप्पल्स रखे हैं, और वो एग्जैक्टली आपने यहाँ पे 5 एप्पल रखे और 1 kg बन गया, तो ये बैलेंस हो गया। अब अगर आपने ये 1 kg के साइड में, मेरे लेफ्ट साइड में यहाँ पे, अगर आपने 500 ग्राम का और एक वजन रख दिया, तो बैलेंस ऐसा चला जाएगा, तो इट इज़ इम्बैलेंस्ड। जैसे मैंने यहाँ पे किया, मैंने 3 डाल दिया, तो ये बैलेंस मेंटेन रहा क्या? नहीं। तो अब बैलेंस करने के लिए आपको उतना ही इक्विवेलेंट का एक एप्पल यहाँ रखना पड़ेगा, सो दैट ये फिर से बैलेंस हो जाए। इसका मतलब जो भी चीज़ आप लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हो, एग्जैक्टली वैसा ही आपको राइट में करना पड़ेगा, सो दैट द बैलेंस रिमेन्स मेंटेन, और बैलेंस यानी इक्वल टू। ठीक है, तो मैंने यहाँ कर दिया। अब देखो +3 -3 कट गया, तो आया 2x इज इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे 2x के साथ अकेला है काटा अपने रास्ते में, कबाब में हड्डी, तो ये हड्डी को हटाने का है।
तो यहाँ पे 2 किस कौन से ऑपरेशन से जुड़ा है x के साथ, बोले मल्टीप्लिकेशन, तो ऑपोजिट क्या होता है उसका, डिवीजन। तो आप यहाँ पे क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ भी करना पड़ेगा बैलेंस, 2 कट गया तो x इज इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाई 2 इज़ 5। तो ये मेथड हुई बैलेंसिंग। लेकिन इसी मेथड को मॉडिफाई करके नेक्स्ट मेथड आती है ट्रांसपोजिशनिंग या ट्रांसपोजिशन मेथड। तो ये मेथड मार्केट में ज़्यादा चलती है मैथ्स के, ठीक है। तो अब यहाँ से आगे पूरे लेसन में हम लोग सिर्फ ट्रांसपोजिशन मेथड को ही यूज़ करेंगे। कैसे, ऐसा ही है बट इसमें कुछ ज़्यादा ही हमको लिखना पड़ता है, वहाँ पे ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता। देखिए कैसा, जैसे यहाँ पे 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7 था, तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले वेरिएबल के बाजू में जो भी प्लस या माइनस वाले नंबर लगे हैं उसको हटाओ, ठीक है। अब कुछ चेंजेस जब रहेंगे तो प्रॉब्लम के साथ साथ समझाऊंगा। फिलहाल इतना समझो, जो प्लस या माइनस से जुड़ा हुआ है पहले उसको हटाना है। तो हटाना है तो क्या करना है, x को आइसोलेट करना है, अकेला करना है, क्योंकि हमको x अकेला चाहिए। तो उसको हटाने के लिए पहले इसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा टूवर्ड्स दी राइट हैंड साइड, ठीक है। और मेजॉरिटी ऑफ टाइम आपको वेरिएबल जो है लेफ्ट में ही रखना है, हो सके तो राइट में रखा तो भी कुछ होता नहीं है, बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम हम ऐसा ही करेंगे। तो ये 3 को यहाँ शिफ्ट जब करते हैं बेटा, तो उसके लेफ्ट हैंड में कौन सी साइन है वो देखते हैं। तो यहाँ दिख रहा है नेगेटिव, एक्चुअली वो साइन नहीं है, वो ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है। तो उधर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, एडिशन। तो यहाँ रहेगा 2x, 7 गया यहाँ पे, तो माइनस का क्या हो गया इधर, प्लस। तो देखो यहाँ पे भी हमने 7 + 3 किया था, यहाँ से 3 कट गया था, तो यहाँ से भी 3 हट गया। तो ये ना करते हुए हम ये कर रहे, तो ये और ये ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे ज़्यादा खिचड़ी बनती है, यहाँ पे खिचड़ी थोड़ी खुली खुली बनती है, ठीक है। हाँ ओके, तो ये आ गया 2x इज इक्वल्स टू 7 और 3 कितना हो गया बेटा, 10। अब ये 2 को हटाना है, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब इधर लेके जाएंगे तो उसका ऑपोजिट ऑपरेशन क्या होता है, डिवीजन। तो यहाँ से 10 को यहाँ डिवाइड में लेके आओ 2, तो यहाँ पे भी हमने वही किया था, यहाँ से 2 गायब हो गया तो यहाँ पे भी गायब हो गया। तो x इज इक्वल्स टू कितना आया, 5। आ गया सॉल्यूशन। अब आप वेरीफाई करने को बोलते हैं कभी कभी, तो आप क्या करोगे, जैसे मैंने यहाँ लिख के दिया है लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करने का और RHS के जितना आंसर निकाल के बताना, तो वो वेरीफाई हो जाता है। तो हम हर बार अभी वेरीफाई नहीं करेंगे। एक और एग्जाम्पल देता हूँ और वीडियो को ख़त्म करते हैं। चलिए, यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिखे हैं। मैं कभी कभी झूठ भी अच्छा बोल देता हूँ, मैंने एक ही कहा था, पर एक के साथ एक अभी फ्री नया स्कीम आया है, तो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को x का वैल्यू चाहिए, x ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में ही है, तो कोशिश करेंगे उसको लेफ्ट में ही रखें। तो सबसे पहला टास्क क्या रहेगा, उसके आजू बाजू में जो भी प्लस या माइनस के ऑपरेशन के जो लगे हुए हैं उसको पहले सेपरेट करो। कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, -7x इज इक्वल्स टू 9 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सिर्फ ये माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले लिया, प्लस माइनस वैसे भी यही होने वाला है। तो मुझे बोलना क्या था कि बेटा यहाँ माइनस लिखा हो या प्लस लिखा हो, बेसिकली वहाँ पे ऑपरेशन एडिशन का ही होता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमारा टास्क क्या रहेगा, एडिशन वाला। तो x के साथ एडिशन में कौन है, 15/4, तो आपको उसको इधर शिफ्ट करना है। तो जब मैं बोलता हूँ कि लेफ्ट हैंड की साइन देख लो, तो हम एक्चुअली साइन नहीं देखते, ऑपरेशन देखते हैं, बट यहाँ पे हम हमारे कन्वीनियंस के लिए उसको साइन ही बोलेंगे। तो यहाँ पर 15/4 के इसमें लेफ्ट साइड में कौन सी साइन है, पॉजिटिव की साइन है। तो जब वो उधर शिफ्ट होगा तो उसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। ये वैसे ही रहेगा क्योंकि ये अपनी जगह से नहीं हिल रहा है, इज इक्वल टू 9 - 15/4। किसी को कन्फ्यूजन अगर है तो मैं यहाँ आपको इस तरह से लिख के बताऊँ तो समझ में आएगा। ये पहले लिखता हूँ, -7x + 15/4 इज इक्वल्स टू 9। तो देखो 15/4 को कौन सी साइन है, एडिशन की। ऐसा लिखा रहा तो एडिशन समझ में आता है, ऐसा लिखा रहा तो लेट समझ में आता है, बट ऐसा ही रखो तो स्टेप बच जाएगी आपकी, अंडरस्टूड। इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बाय डूइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो डू इट, 4 9s are 36 - 15 डिवाइडेड बाय 4 1s are 4। 36 में से 15 गए, कितने बचते हैं, 21/4। तो यहाँ आया -7x। अब x के साथ में जो 7 जुड़ा हुआ है वो कैसे जुड़ा हुआ है, आप बोलोगे सब्ट्रैक्शन में ना, मल्टीप्लिकेशन में। कैसे जुड़ा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन में। एक्चुअली देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ -7 एंड x।
there is a multiplication of -7 and x. So you need to do the exactly opposite operation of multiplication, that is division. यानी -7 जब इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होगा मतलब कहाँ जाएगा डिवाइड में, न्यूमरेटर के डिवाइड में जाता है हमेशा, यानी 21 के डिवाइड में जाएगा. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू 21/4, और ये -7 इधर आ गया तो ऐसा रहेगा. अब आप क्वेश्चन रेज करोगे सर यहाँ पे साइन चेंज क्यों नहीं हुआ, तो अगेन मैं अपनी बात पे आता हूँ. हम लोग साइन चेंज नहीं करते, हम ऑपरेशन चेंज करते हैं. यहाँ पे एडिशन का ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन में हुआ, या मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन जब डिवीजन में हुआ तो साइन चेंज नहीं होती है, साइन उसके साथ जाएगी. पॉजिटिव होता तो +7 आता, नेगेटिव था तो नेगेटिव आया. राइट नाउ 7 1s are 7, 7 3s are 21. तो x इज इक्वल्स टू ऊपर आ गया 3, नीचे आ गया 4 इंटू माइनस यानी -4. लेकिन हम स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस को ऊपर लेके जाते हैं, जो 7th में हमने देखा था, तो ये आ गया -3/4. इसका मतलब ये माइनस नीचे रहो या ऊपर रहो उससे फ़र्क नहीं पड़ता. समझा? नहीं समझा है तो आप वीडियो रिपीट देख सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट. अब यहाँ पर सबसे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन में कौन है, तो बोला 5/2 पूरा का पूरा नंबर ऐड करके है x के साथ में. तो पहले उसको शिफ्ट करो, तो एडिशन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन. -3/2 -5/2. अब पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं रैशनल नंबर के जैसा. तो डिनोमिनेटर में 2 कॉमन है, -3 -5 कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखता -8. 2 से डिवाइड किया -8 को तो आता है -4, और यहाँ पे रहेगा x/3. अभी भी x सेपरेट हुआ क्या, बोले नहीं, क्योंकि यहाँ 3 जुड़ा हुआ है. कैसे जुड़ा हुआ है, डिवीजन के फॉर्म में, तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो x इज इक्वल्स टू -4 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो आंसर इज -12. अब आप वेरीफाई करके देख सकते हो. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो. ये आपने 7th में भी पढ़ा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. ओके, अब यहाँ से आप लोगों को NCERT के अकॉर्डिंग 2.1 एक्सरसाइज करनी है. कोई अगर अपने स्कूल की टेक्स्ट बुक लेके बैठा हुआ है तो आपको NCERT से करने की ज़रूरत नहीं है. ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स आपके एक्सरसाइज में आपको जहाँ जहाँ दिख रहे हैं, पहले एक्सरसाइज से लेके आखिरी तक के, ठीक है, जिसमें रिवीजन, रिव्यू, फॉर्मेटिव जो भी रहेगा, असेसमेंट वगैरह, उन सभी में ऐसे टाइप के जितने प्रॉब्लम्स आपको दिख रहे हैं सिंगल टाइप में, जहाँ पे एक बार ही एक्स दिखाई दे रहा है आपको, वैसे प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर डालो. कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा. ठीक है, कल से हम वर्ड प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे, कल से यानी नेक्स्ट वीडियो से. बट अभी आप लोगों को ये वीडियो जहाँ रिलीज़ हुआ है वहाँ से 2 दिन के अंदर में आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, और अगर डाउट्स है तो बताना है. 2 दिन के बाद के मैं कोई भी डाउट को एंटरटेन नहीं करूँगा. ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. जय हिंद.